अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो अगर लास्ट वीडियो से कुछ पॉइंट्स को हम रिवाइज करें तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन जाएगा, इससे ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। अब ये वन स्टेप प्रोसेस हमें देखने में लग रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इस सिंगल स्टेप के दरमियान भी हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट का मतलब है कि इन रिएक्शंस को होने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकते हैं। अगर सनलाइट ना हो तो ये रिएक्शंस नहीं होंगे। इट मीन्स ये सिर्फ डे टाइम में होंगे, नाइट टाइम में नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट है। इन रिएक्शंस को होने के लिए सनलाइट की नीड नहीं है, सनलाइट नहीं चाहिए। तो ये रिएक्शंस नाइट टाइम में हो सकते हैं और डे टाइम में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सनलाइट की नीड नहीं है। सनलाइट हो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, सनलाइट ना हो तब भी ये रिएक्शंस हो जाएंगे। अब अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। आगे टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्योंकि सनलाइट चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट की मौजूदगी में सनलाइट की मदद से कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स कौन से हैं, NADPH2, NADPH2 और ATP। ठीक है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्म होंगे किसमें, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स यूज होंगे और इनसे क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे सनलाइट की मदद से NADPH2 फॉर्म हो रहा है और ATP फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर जब हम बात करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे NADPH और ATP यूटिलाइज हो रहा है और ग्लूकोज को फॉर्म कर रहा है। तो अभी हमने क्या पार्ट डिस्कस करना है, अभी हमने ये डिस्कस करना है। अच्छा, अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कौन से प्रोसेस आते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो प्रोसेस आते हैं। कौन से प्रोसेस, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है फोटो फोस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिजल्ट में बनता है NADPH और फोटो फोस्फोराइलेशन के रिजल्ट में बनता है ATP। यही दो कंपाउंड्स हमें चाहिए थे। तो ये अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में सनलाइट की मदद से फॉर्म होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यूटिलाइज होंगे और इनसे फिर ग्लूकोज बनेगा। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस आता है, इसमें एक प्रोसेस आता है केल्विन बेंसन साइकिल। एक साइकिल है जिसका नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। ये साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का पार्ट है। इस साइकिल में क्या होगा, ये कंपाउंड यूज़ होंगे, इनसे ग्लूकोज फॉर्म होगा। नाउ हम बात कर रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, वो तमाम रिएक्शंस जिनके लिए सनलाइट ज़रूरी है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमने दो रिएक्शंस पर बात करनी है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ATP या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में क्या बनता है, NADPH2। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम क्या है, कलेक्शन है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक फोटो सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर सनलाइट हिट करती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो दूसरे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास जाता है और इन दी एंड कहाँ पर चला जाता है, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर क्या है, ये भी
क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। रिएक्शन सेंटर, फ़र्क क्या है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो आगे ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन आ गया उसके बाद वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, फोटो सिस्टम 1 में अलग नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, फोटो सिस्टम 2 में दूसरा नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये। अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 2 की, तो फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 2। फियोफाइटिन क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये डायग्राम बनी हुई है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन की। हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसको जूम करके दिखाया हुआ है। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है जहाँ पर ये कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास आता है कुछ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, या जिसे हम फोटो सिस्टम कह सकते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। ठीक है, ये कहते हैं क्लोरोफिल के कलेक्शन है ना, फोटो सिस्टम 1 और 2। तो नंबर 1 पे है क्लोरोफिल। इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रोटीन्स हैं जो लार्ज साइज़ में, ये क्या मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से बाउंड हुए हैं। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं। कैरियर प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। देख सकते हो ये लूजली अटैच है मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये मूव कर सकते हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं। इन कैरियर प्रोटीन्स पे हम लास्ट में मज़ीद बात कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कह रहे हैं इसको भी मैं लास्ट में समझा दूँगी इस टॉपिक के। ठीक है, अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 पर सनलाइट हिट कर रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि फोटो सिस्टम 2 के केस में कौन है, फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन में आने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा दूसरे प्रोटीन के पास जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन एक तरह का कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था जो कि एक्साइट हुआ था सनलाइट से, ये कहाँ पर आ गया, प्लास्टोक्विनोन में। अच्छा, अब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मतलब कि फोटो सिस्टम 2 ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। देखो, जिस भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस, जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर अभी फोटो सिस्टम 2 ऑक्सीडाइज हो गया और प्लास्टोक्विनोन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अपने इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए फोटो सिस्टम 2 वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा, 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज। ठीक है, कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन के लिए, यहाँ पर कौन है, मैग्नीज। इसकी मौजूदगी में ये वाटर ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। इस तरह से फोटो सिस्टम 2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हुआ था फोटो सिस्टम 2 में, ये कहाँ पर आ चुका है, प्लास्टोक्विनोन के पास, जो कि एक कैरियर प्रोटीन है।
अब जब इस प्लास्टोक्विनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये प्लास्टोक्विनोन बाहर से स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्जेस है ना इलेक्ट्रॉन, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पर ये प्लास्टोक्विनोन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ये बाहर से 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से? स्ट्रोमा की साइड से, जो बाहर लिक्विड फिल है वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर लेगा। कहाँ पर करेगा? ल्यूमेन में। ल्यूमेन मतलब ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं, ये ल्यूमेन है। तो प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया? ये स्ट्रोमा है, बाहर जो लिक्विड फिल है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब ये प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया? स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया ल्यूमेन में। अभी तक क्या क्या हो चुका है? फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर प्लास्टोक्विनोन में आ गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए। 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। ये रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज। अब जो इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन में आए थे, यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? स्ट्रोमल साइड से 2 प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और इन 2 प्रोटॉन्स को कहाँ पर ले आएंगे? ल्यूमेन में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ पर? आगे एक और प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट होगा, इसका नाम है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। अब यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आगे एक कैरियर प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट होगा। इस कैरियर प्रोटीन का नाम है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन तक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट होगा, और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या है? उसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुआ था, अभी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया? फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? इसको मैं टॉपिक के लास्ट में, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस करने वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन आ गया फोटो सिस्टम 1 में। अब ये क्या है? फोटो सिस्टम है ना, यहाँ पर क्या होंगे? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे, वैसे ही रिएक्शन सेंटर होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। और सनलाइट यहाँ पर भी हिट कर रही है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खुद से एक्साइट हो रहा है सनलाइट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट होगा ना, ये फोटो एक्साइटेड है, मतलब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सनलाइट से एक्साइट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट होगा। आगे ट्रांसपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। फिर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन से आ रहा है। यहाँ पर कैसे हुआ था? यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए थे, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुई थी। जबकि फोटो सिस्टम 1 में कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो रही है? प्लास्टोसाइनिन से, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सनलाइट हिट कर रही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो गया, ठीक है। अब ये एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन में। जिस प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट होगा उसका नाम है फेरोडॉक्सिन, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन भी क्या? कैरियर प्रोटीन्स हैं। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और फेरोडॉक्सिन, ये तीनों क्या है? ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये मूव कर सकते हैं। नाउ फेरोडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा एक प्रोटीन के पास जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, ठीक है। NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है। एंजाइम्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोटीन है ये क्या है? एक एंजाइम है जिसे हम कह रहे हैं NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज क्या करेगा? NADP रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को NADP को दे देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसने NADP को दे दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज़ होंगे। इस पर पॉजिटिव चार्ज है NADP +2 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने साथ ऐड करेगा स्ट्रोमा से प्रोटॉन को,
और फिर ये बन जाएगा NADPH2। यहाँ पर ये रेड कलर का जो प्रोटीन है ये क्या, NADP रिडक्टेज, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया फ्रॉम फेराडॉक्सिन और इसने क्या कर दिया, यहाँ पर NADP प्लस प्रोटॉन, इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दिया और क्या बना दिया यहाँ पर NADPH2। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई किसकी, NADPH2 की। एक बार मैं तमाम चीज़ों को समराइज़ कर देती हूँ, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर सनलाइट हिट कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्रोटीन के पास, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनॉन, ठीक है। अब यहाँ पर हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, ये हो गया ऑक्सीडाइज। अब इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और यहाँ से बनेगा 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो कमी हुई थी इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं प्लास्टोक्विनॉन के पास। प्लास्टोक्विनॉन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, स्ट्रोमा जो कि बाहर वाली साइड है, यहाँ से 2 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे और इनको कहाँ पर ले आएंगे, ल्यूमेन में, इनसाइड, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स अंदर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, जिस प्रोटीन के पास ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम कहेंगे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आ गया, यहाँ पर और कोई प्रोसेस नहीं होगा, सिंपली इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कहाँ पर होगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में और इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिस्टम 1 में भी क्योंकि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर भी सनलाइट हिट कर रही है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। ये एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से आगे, इस कमी को ये प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये फुलफिल कर देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आगे फोटोसिस्टम 1 से ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन के पास, जिसका नाम है फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन के पास ट्रांसपोर्ट हो गया। फेराडॉक्सिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा एक दूसरे प्रोटीन के पास जो कि एक एंजाइम है, इसका नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को NADP में ऐड करवा देगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रोटॉन भी ऐड होगा और ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बन जाएंगी, NADPH2, ठीक है। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी प्रोटीन्स हैं ये एक चेन की फॉर्म में अरेंज है और इलेक्ट्रॉन इन तमाम प्रोटीन से पास हो रहा है, इन तमाम प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये हैं क्या, ये क्लोरोफिल के कलेक्शन है, ज़्यादातर इसमें क्लोरोफिल A होता है। अब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में डिफरेंस क्या है। फोटोसिस्टम 1 जो है ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 2 ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट में डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स मौजूद हैं, तो 701 एब्जॉर्ब करेगा, 682 एब्जॉर्ब करेगा, ये इनमें डिफरेंस है।